अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, अभी 2 हफ्ते पहले अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के ट्रिप पे आए थे, अमीर मुत्तकी। उन्होंने कुछ बातें की थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखें, टीटीपी और पाकिस्तान की आर्मी को बैठ के मामलात को तय करने होंगे। उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी लगाती है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार जो है वो टीटीपी को चलाती है। तो बोला ये गलत है। टीटीपी एक्चुअली आज नहीं बनी, ये 2 साल से हम गवर्नमेंट में हैं, तो 2 साल से नहीं बनी, ये बहुत पुरानी है। और ये उस वक्त बनी थी जब तालिबान तो खुद अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी अमेरिका से और पाकिस्तान आर्मी से। तो हमने नहीं बनाई ये। बंद लफ्ज़ों में वो ये कह रहे थे कि ये आप ही ने बनाई है और आप ही के मकसद के लिए बनी है। बोले हम जानते हैं कि पाकिस्तान में 20 साल से टेररिज्म हो रहा है और पाकिस्तान ने 80,000 जिंदगियां खोई हैं इस टेररिज्म की जंग से, लेकिन यह है कि हम उसके ज़िम्मेदार नहीं, हम तो खुद तबाह हुए हैं आप लोगों की वजह से। और बोले कुर्बानियाँ दोनों मुल्कों ने बहुत दे दी हैं, अब वक्त आ गया है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आएँ। देखें, इन्होंने जितनी बातें की ना, वो एक कोई फिल्म थी ना जिसका डायलॉग था कि मैंने जो कहा है वो समझो और जो नहीं कहा वो ज़रूर समझो। तो इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें अधूरी बातें की, जैसे हमने टीटीपी नहीं बनाई तो किसने बनाई? आर्मी ने। इसी तरह इन्होंने कहा कि हम अब अफ़गानिस्तान में तरक्की लाना चाह रहे हैं और हमारा इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत कम हो गया है। यानी वो दूसरी तरफ जो नहीं कहा वो ये कि आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अफ़गानिस्तान की करेंसी बहुत स्टेबलाइज्ड है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। और नहीं कहा कि पाकिस्तानी रुपये का सत्यानाश हुआ है। उन्होंने कहा कि देखें, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बढ़ना चाहिए और जितना ट्रेड बढ़ेगा उसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा। तो ये इन्होंने कुछ बातें की। उसी वक्त चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे और इन तीनों फॉरेन मिनिस्टर यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की ग्रुप मीटिंग में सीपेक को अफ़गानिस्तान ले जाने की भी बातचीत चली है, जो कि आगे लेके जाया जाएगा। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्रेड की जो बात की ना, तो इलीगल ट्रेड यानी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। और पाकिस्तान से गंदुम बहुत ज़्यादा जा रही थी और ये सब स्मगलिंग जो है ना, वो पाकिस्तान आर्मी का फ़ायदा हो रहा था, प्राइवेट फ़ायदा, एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं, जनरलों का और सबका जो जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी जेबें भर रही थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो लुटेरों का टोला है। एक तो लुटेरे होते हैं, दुनिया भर की आर्मी होती हैं, वो दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करती हैं, फतह करती हैं। जैसे अमेरिका की आर्मी ने इराक से, लीबिया से, सीरिया से क्या कुछ नहीं लेके गए। बिलियंस ऑफ डॉलर कैश पड़ा हुआ था उनके पास, बिलियंस ऑफ डॉलर के सोना था, पेट्रोल शिप भर भर के सब अमेरिकन आर्मी ने उधर भेजे। वो अमेरिका को फ़ायदा हुआ एज ए कंट्री। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जितनी भी चीज़ें करती है वो इंडिविजुअल्स को फ़ायदा होता है, आर्मी के जनरलों को, कर्नलों को, ब्रिगेडियर को, कैप्टन को, मेजर को, इन सबको फ़ायदा होता है। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान 4,500 रुपया मन के हिसाब से गंदुम स्मगल होती थी। रशिया ने अफ़गानिस्तान को 2,600 रुपये फी मन गंदुम हज़ारों ट्रक पहुंचा दिए। गंदुम का रेट 4,500 रुपये से डायरेक्ट 2,600। पाकिस्तान का सत्यानाश, आर्मी का बिजनेस बंद हो गया। अब रशिया से आ रही है गंदुम अफ़गानिस्तान में। पंजाब ने फिर अपनी
पाकिस्तान में गंदम का रेट फिर घटाया, क्योंकि अब गंदम खराब हो रही थी, स्मगल हो नहीं रही थी, तो गंदम का रेट बेहतर हो गया। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा मुफ्त आटे की स्कीम हुई थी, तो अभी पता चला है कि मुफ्त आटे की स्कीम के 1.5 करोड़ थैले गायब हैं। मार्केट रेट के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए का आटा गायब है, और इस पूरे स्कीम की जो वैल्यू थी वो 8800 करोड़ थी, जिसका 25% 2200 करोड़ का आटा गायब हो गया। ये चैरिटी को भी बख्शते नहीं हैं, ये पाकिस्तान के चोर डाकू लुटेरे हैं। अजीज दोस्तों, यहाँ पे मैं अमेरिका की जो पॉलिसी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से, उस हवाले से लास्ट ईयर जब अमेरिका में 2 साल पहले अमेरिका में सरकार बदली थी, ट्रम्प की और बाइडेन की आई थी, उस वक्त मेरी तारिक फत्ता भाई से इंटरव्यू किया था मैंने। तो तारिक फत्ता भाई ने 2-2.5 मिनट की एक बात की थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिकन पॉलिसी की, वो आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं खाली आपकी स्क्रीन लगा देता हूँ ताकि ओके ये ओके आप ठीक सुन है, रहे। या ओके। What would be the US strategy after change in leadership to deal with terrorism emanating from Pakistan and Afghanistan soil? Well, first of all, it depends when this will change, when will the leadership change. But one has to realize that Mr. Biden has had a history of always supporting overseas wars. And he has benefited the American military industrial complex quite a degree. He was the one who voted as a Democrat along with President Bush's desire to invade and destroy Iraq. So my reading is that he will try to continue to maintain American forces in Afghanistan, and he will be susceptible to the Pakistanis who he has promised that he will put in his administration. You have to understand that he has given a verbal promise, and where he says that my administration will have Muslims in it. And who are Muslims? Turks or Arabs don't say they are Muslim. They know who they are. It's only Pakistanis use that term, and they have made an entry into his inner circle, which they will. As far as Ms. Harris is concerned, she too has been very critical of India. So she will be forced to raise the issues of Article 370 and other issues which she has in the past. So I am skeptical that any progress would be made towards peace in our region. I think this will lead to further tensions, because he's a great supporter of China, and China's agenda is to encircle India. And this will be resisted at some stage by someone. But I don't have any hopes that his becoming president will bring anything but further tensions in the region. थैंक यू तारिक भाई, थैंक यू वेरी चले मच। भाई, ओके भैया, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। अजीज दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में आर्मी की हमेशा से गलत पॉलिसियां रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी तरक्की कर नहीं सका। हमारे बच्चों के हाथ में इन्होंने हथियार दिए, उनसे टेररिज्म करवाई जिहाद के नाम पे। इस्लाम को भरपूर तरीके से यूज़ करके ये उसको जिहाद का नाम देते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि हमारे बच्चे टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान,
इंडिया और फिर ब्रॉडर वे में हम जाएं तो अमेरिका यूरोप तक भी आते हैं जिहाद के नाम पे, और यहाँ पे गंद फैलाते हैं पूरी दुनिया में। ये हमारी पॉलिसियाँ रही हैं। इसके पीछे भी ये आर्मी की कारस्तानी है। ये देखें, लाल टोपी जैद हामिद, 20-25 सेकंड की वीडियो, आज भी ये कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी तबाह है, हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, हम बिल्कुल ही भिखारी दुनिया के सबसे बड़े हो गए हैं, लेकिन आलम इस्लाम का किला हम हैं, आलम इस्लाम को लीड हम कर रहे हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये इनका जो है ना हिसाब किताब, ये देखें, 1192 की जंग पाकिस्तान जीता था। 1192 की जंग भारत की में वो पाकिस्तान जीता था। पानीपत की तीसरी जंग पाकिस्तान जीता था 1761 में। 1948 में पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करके जंग जीती थी। जम्मू कश्मीर आधे से ज़्यादा ले गया था, गिलगित बल्तिस्तान ले गया था। 1965 की जंग हम जीते थे, हमने गुजरात और राजस्थान पूरा कब्जा कर लिया था। 1971 में मुक्ति बहानी जंग जीते थे, लेकिन भारत उसका ज़बरदस्ती क्रेडिट ले रहा है। हथियार जगजीत सिंह अरोड़ा जी के हाथ साइन हो रहे हैं, हथियार उधर फेंके गए थे। लेकिन ये आज कॉमन पाकिस्तानी का बिलीफ है। 1999 की जंग, कारगिल की जंग पाकिस्तान जीता था। वो तो अमेरिका ने नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती मजबूर किया कि पाकिस्तान रिट्रेट करें। और 2019 में भी हमने इंडिया के जहाज़ गिराए थे, उनके पायलट को भी गिरफ्तार किया था। ये आज भी बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना। ये है इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की, कि आप मानने को तैयार नहीं कि आप सिर्फ भिखारी नहीं हैं, आप दुनिया के सबसे तबाहहाल सोसाइटी भी हैं। देखें, पाकिस्तान दुनिया के वर्स्ट कंट्रीज है इन टर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस और इंटरनेट एक्सेस के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के खराब तरीन मुल्कों में से एक है, और ये आलम इस्लाम को लीड कर रहे हैं, और ये दुनिया की बेहतरीन गवर्नमेंट हैं वगैरह वगैरह। सिचुएशन ये है इसकी कि पाकिस्तान ने 1971 में जो जेनोसाइड किया था ना बंगालियों को, उसको अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है। और ये है कि डच पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैरी वान बोमल ने कहा है कि बांग्लादेश अब कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे और यूरोपियन पार्लियामेंट के लेवल पे इसको एक ग्लोबल जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और में जो ऑपरेशन आर्मी करती आई है आज तक, उसके हवाले से परवेज़ हुद भाई क्या कहते हैं। मैं कुछ हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले ग्वादर गया था, और जहाँ जो मैंने देखा, मैं सिंध के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं उधर अरसे से इंटीरियर सिंध नहीं गया हूँ, लेकिन ग्वादर में जो मैंने देखा, तुर्बत में देखा, और फौज ही फौज, चेक पोस्ट, ऐसे लगता है कि किसी और मुल्क ने आकर कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर। तो आप ये देखेंगे कि हर पहाड़ी के ऊपर इन्होंने मशीन गनें लगाई हुई हैं, और क्या कहते हैं उनको, मोर्चे बनाए हुए हैं, किले बनाए हुए हैं, और हर सड़क के ऊपर आप इधर से उधर जाएं, पूछकर रोकते हैं, कौन है आप, कहाँ से? ठीक है, वो मुझे नहीं रोकते क्योंकि मैं बाहर का हूँ ना, तो बाहर के लोगों को ठीक है, लेकिन जो उधर के मकामी लोग हैं वो तो ऐसे लगते कि उन पर कब्जा हुआ है किसी बाहर की ताकत का।
और तो और उधर जो ग्वादर के अतराफ में आप देखें तो ज़मीनों पे जो कब्ज़ा किया है, यहाँ फौज, यहाँ कस्टम्स, यहाँ नेवी, यहाँ रेंजर्स नहीं, वो क्या कहते हैं उधर, कुछ और पैरामिलिट्री, हाँ पैरामिलिट्री है, लेवीज होती हैं। कोस्ट गार्ड, इन सब ने इतनी जमीन वहां पे घेरी हुई है और उधर ये बनाएंगे ये डीएचए जैसी चीज। आखिर इधर लैंड माफिया तो हर तरफ है। तो अब जो उधर के ग्वादरी हैं वो कहते हैं कि भाई हमें तो इधर से धकेला जा रहा है, एक सड़क है। अच्छा आपको पता ना कि वहाँ ये मछेरे हैं, बिल्कुल, और सदियों से यही काम करते हैं, बिजनेस ही उनका यही है। हाँ, अब उधर जो उन्होंने बंदरगाह बनाई है, उस बंदरगाह से तो उनको तो एक तरफ कर दिया। उधर जो सड़क जाती है और सड़क के इस पार उधर ये कश्तियां बनाते हैं, बिल्कुल, हाँ जी। अब उस सड़क को वो इस्तेमाल करने नहीं देते और धमकी दी है कि यहाँ से हम एक और सड़क गुजारेंगे जो ठीक बंदरगाह तक जाएगी, और अब आप लोग यहाँ ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो वो कहते हैं फिर हम अपनी कश्तियाँ कैसे बनाएं जो इधर हम सदियों से करते आए। तो कहते हैं जाओ, तुम्हें जिधर भी जाना है जाओ। तो ये बेहिसी जो है ना, ये मार डालती है। अब ये कैसा पाकिस्तान है? बलूचिस्तान में मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और साथ में आपके केपीके के हालात भी बहुत ख़राब हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस हफ्ते हंगरी जो कंट्री है, हंगरी का एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन साइट थी, जो कि ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन करती थी हंगरी की एक कंपनी। वहाँ पे कुछ लोगों ने अटैक किया, 6 लोग मारे गए, जिसमें 3 एफसी के थे और 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे जो उस कंपनी की सिक्योरिटी करते थे वहाँ पे। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से आपको याद होगा कि पिछले दिनों बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के बानी जो थे फाउंडर, उनको गिरफ्तारी, गुलजार इमाम की गिरफ्तारी डिक्लेयर की थी आर्मी ने, जबकि बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ने आज से तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने पहले ही बता दिया था कि गुलजार इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 साढ़े 4 महीने इनको खूब टॉर्चर करने के बाद अब इस हफ्ते बलूचिस्तान की सरकार, आपको पता है, जो आर्मी की ही सिलेक्टेड होती है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर से लेकर सारे मिनिस्टर। तो जो बलूचिस्तान का प्रोविंशियल होम मिनिस्टर है मीर ज़ियाउल्लाह लांगू, उसने कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंगल वाले दिन, और उसमें गुलजार इमाम को पब्लिक के सामने पेश किया। गुलजार इमाम का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था, आपको पता ही है कि किस तरह टॉर्चर करके फिर फैमिली को, असल में जो टॉर्चर से या किसी और तरीके से कंट्रोल में नहीं आता, फिर उसकी फैमिली को लाया जाता है, उसकी बीवी, बच्चे, बेटी, बहनें, माँ बाप, उन सब के साथ फिर वो सलूक किया जाता है कि आदमी अपने ऊपर होने वाला टॉर्चर तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फिर वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता जो किया जाता है। तो उन्होंने फिर वहाँ पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलजार इमाम ने कहा कि एक्चुअली मेरा मकसद बलोच पब्लिक की खिदमत करना था, लेकिन जब मुझे अभी गिरफ्तारी के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने मुझे चीज़ें समझाई और बताई, तो मुझे अपने पास्ट में झांकने का मौका मिला और गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। और मुझे ये एहसास हो गया है कि बलोचों के राइट्स की जो मूवमेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और सिर्फ कानूनी तरीके से लड़ सकती है। हमने एक गलत जंग का स्टार्ट किया था, वो गलत था और तकलीफ दे था। गुलजार इमाम ने कहा या कहलवाया गया कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, नेबरिंग कंट्रीज़, वो हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और अब वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी
और पहाड़ों पे मौजूद हमारे लोग जो जंग लड़ रहे हैं वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके नीचे आएं और मिल के बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा लें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के चीफ गुलजार इमाम ने ये भी कहा कि हमको अफ़गानिस्तान और इंडिया प्रोवोक करता है और मदद करता है। पाकिस्तान फ़ौज ने भी ये दावा किया है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान इन बलोचों की हर तरह से मदद करता है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को इंडिया फैला रहा है। अजीज़ दोस्तों, सबूत इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया कुछ करता तो सबूत भी तो होता ना। आज तक दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों पाकिस्तानी नेशनल टेररिस्ट इंडिया में या तो मारे गए हैं मुकाबला करते हुए या पकड़े गए हैं। एक पाकिस्तान में इंडिया का नेशनल आपने नहीं पकड़ा। एक आप ये कुलभूषण यादव जिसकी कि आप बार बार वो बात करते हैं, ये सब साबित हो चुका है कि एक बिजनेसमैन था ईरान में, इसको पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है लियारी गैंग वार का, वो अगवा करके लाया था पाकिस्तान और उसको आप इंडियन एजेंट बना के पेश करते रहे हो। अगर आप सच्चे होते तो आप इंटरनेशनल फोर्सेस के, इंटरनेशनल कोर्ट के सामने, इंटरनेशनल जस्टिस के सामने, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के सामने उसको पेश करते। वो आप कर नहीं रहे हो अपने तौर पे, अदरवाइज कोई और आप बता दें। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ ये साबित करने की कोशिश हो रही होती है कि पाकिस्तान में इंडिया करवा रहा है, जबकि जिस दिन इंडिया ने आलू रखा ना, उस दिन तुम लोगों को औकात का पता चल जाएगा। पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। जब इंदिरा गांधी के इंडिया ने तुम लोगों का आधा पाकिस्तान छीन लिया, तो ये तो मोदी का इंडिया है। जिस दिन मोदी ने आधा भी काम किया ना, जितना पाकिस्तान भारत में टेररिज्म करवा रहा है उसका 10% भी अगर इंडिया ने शुरू कर दिया ना, तो पाकिस्तान के पास अब बचने का गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है। आप ये देखें, मुझे किसी ने ये तस्वीर भेजी है एक दोस्त ने, और बोला है कि ये हाफिज़ साहब हैं, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर। ये इनके मेडल्स जो हैं इतने सारे, ये क्या किस चीज़ मेडल? तो आपको जंग जीतते हैं तो ना, जैसे एक बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग का मुकाबला जीतता है तो उसको मेडल मिलता है, भले 3rd नंबर पे भी आए तो एक ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी के सारे जनरलों के इतने इतने मेडल हैं, ये किस चीज़ के हैं? मेरा ख्याल है ये करप्शन के हैं, कि जिसने जितनी करप्शन की है इतना उसको मेडल मिलता है पाकिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, मुबारक हो, पाकिस्तान में जितने रिटायर्ड जनरल होते हैं, जॉबलेसनेस पाकिस्तान में कम से कम जो जनरलों की नहीं है। ऑलरेडी अरबों रुपया, खरबों रुपया कमाते हैं, जब सर्विस में होते हैं, रिटायर होने के बाद भी इनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं। ये है मेजर जनरल हफीजुर रहमान, रिटायर्ड। इसको पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का चेयरमैन लगा दिया गया है। लाखों में तनख्वाह, घर फ्री, घर का किराया फ्री, 500 लीटर पेट्रोल, नौकर चाकर, इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ियाँ, लूटो, प्लस करप्शन, जो कि इन सबसे ऊपर है। जितना सरकारी तौर पे आपको, एक मिसाल है, 20 लाख का पैकेज मिलता है, तो करप्शन 20 करोड़ की आप करोगे महीने की। और है ये, मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। तो ये है अजीज़ दोस्तों सिचुएशन। एंड पे आखिरी खबर की तरफ आऊँगा कि बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर मिलता है, वहाँ से बिलियंस ऑफ रुपीस का पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, जो कि मैंने आपको डिटेल में इस पे एक प्रोग्राम किया था। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, महीने 1.5 महीने पहले ही किया था। डिटेल में आपको बताया था कि अरबों रुपए का पेट्रोल डीजल रोज़ का वहाँ से टेम्पो में और ट्रकों में भर के आता है, और फिर पाकिस्तान में किस तरह, उसकी वीडियोस वगैरह भी आपको दिखाई थी, किस तरह वो सारा सिस्टम चलता है। अजीज़ दोस्तों, वो अभी तक चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान से एग्रीमेंट किया था कि एक पाइपलाइन होगी, गैस पाइपलाइन,
जो कि ईरान से पाकिस्तान आएगी, और अगर वो पाइपलाइन नहीं बनी तो फिर पाकिस्तान को 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने मार्च 2024 तक वो पाइपलाइन नहीं बना ली। लेकिन पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है नहीं, पाकिस्तान एक ग़ुलाम मुल्क है। तो पाकिस्तान की सरकार ने अपने मालिक, अपने आका अमेरिका के आगे हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि हम ईरान के साथ, ये हमारा एग्रीमेंट है, हम 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी कहाँ से देंगे, तो आप प्लीज़ हमें इजाज़त दें कि हम ये पाइपलाइन बना लें मार्च 2024 से पहले। पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दक मलिक ने ये मसला अमेरिकन ऑफिशियल से लास्ट मंथ वॉशिंगटन में उठाया था, जब वो वॉशिंगटन गए थे, और उनके पांव पकड़ के उनसे कहा कि भाई साहब हमें इजाज़त दें, ये 2024 मार्च तक पाइपलाइन बनानी है ताकि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, वरना हम 18 बिलियन डॉलर कहाँ से देंगे। अमेरिका ने कहा है कि हम इस पे गौर कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।